ये कैसी बॉडी है? इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। नाउ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, पर्पस क्या है इसका? पर्पस इज मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। सेकंड, टेरर फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। If you will observe the PPT, you will find that it was formed in which year? The headquarters are at? How many members? 30? 39 members. Now, the members are 39, and these are basically, you can say, no, 37 are countries, 2 of them are organizations. Now, these organizations are Gulf Cooperation Council and European Commission. India is a member or not? India is a member representing Asia Pacific. Why it is in news? It has retained Pakistan again in the grey list. So grey list and black list, everybody knows. What they don't know is the official names of these lists. So it has 2 lists. 2 लिस्ट होती हैं FATF के अंदर सर। एक लिस्ट है जिसमें कंट्रीज को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, एक लिस्ट दूसरी लिस्ट है जिसमें वो कंट्रीज को नाम दे दिया गया जो कॉपरेट करने के लिए रेडी ही नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 39 कंट्रीज आपस में बैठती हैं, देखती हैं यार देखो टेरर कहाँ से हो रहा है, टेरर का फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी वो कंट्रीज हैं जो पैसा प्रोवाइड कर रही हैं या आतंकवादियों को पनाह दे रही हैं, उन कंट्रीज को हम ब्लॉक करेंगे, उन कंट्रीज के इकोनॉमी को हम ओवरवॉच करेंगे। FATF में की लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में अगर आप आ जाओ तो आपका फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। क्यों? क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस आपकी कंट्री पे इंटरनेशनली घटेगा। आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप पे फॉरेन कंट्रीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। आपके प्राइवेट एंटिटीज को हम वहां पे बिजनेस करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हो, हमें नहीं पता ये पैसा आप किस तरीके से किसी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए कर सकते हो। समझे बात को? इसीलिए इस FATF ने 2 तरह की सूचियां निकाली। 1989 में जो उसने लिस्ट निकाली थी, उस लिस्ट को हम कहते थे जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसको आप AKA ग्रे लिस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रे लिस्ट। ये ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री जब आती है मतलब अब उस पर नजर बढ़ गई है और अब उस कंट्री को टारगेट दिए जा रहे हैं कि तुम 36 टारगेट, जैसे पाकिस्तान को 36 टारगेट दिए गए कि तुम ये इंटरनेशनल टेररिस्ट को सजा सुनाओ, इंटरनेशनल टेररिस्ट के सेफ हेवंस को रेड करो, उनको अरेस्ट करो, कहां कहां से फंडिंग आ रही है उसको चेक करो और हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करो। बहुत सारे टारगेट्स हैं इनके, 36 टारगेट, जिसमें से पाकिस्तान ने 32 टारगेट पूरे कर दिए थे, 4 रह गए थे, फिर से उसको रिटेन कर दिया गया। अब ये रिव्यू वापस से किया जाएगा अराउंड अराउंड 2 साल बाद। तो पाकिस्तान को ऐड किया गया था, फर्स्ट एडेड इन, पाकिस्तान वाज फर्स्ट एडेड इन 2018। पाकिस्तान को इस बार ब्लैक लिस्ट में डालने की पूरी तैयारी थी FATF की, पर इसको रोका किसने? क्यों?
$62 बिलियन चाइना को पाकिस्तान से लेने हैं। अब तू खुद को बेच के दे, तेरी आत्मा बेच के दे, जो बेच के दे, मेरे को पैसा चाहिए, चाहे तू किसी से उधार ले। अब एफएटीएफ ने अगर इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को, क्या आईएमएफ इनकी मदद करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा? नहीं। तो चाइना अपना पैसा रिकवर कैसे करेगा? चैन लो, अरे थोड़ा समय दे दो, अरे नादान बच्चा, गलती हो गई। $62 बिलियन, इम्पॉसिबल टू रीपे। द नेक्स्ट बैटल फील्ड अराउंड इंडिया वुड बी इधर पाकिस्तान और श्रीलंका। इनको बैटल ग्राउंड बनाने वाले हैं सब। जापान और चाइना, अभी शिंजो आबे मारे गए, शक है कि चाइना का हाथ है। और जापान और चाइना एक्टिवली कहाँ इंगेज करते हैं? पानी के स्तर पे, ईस्ट चाइना सी पे। ईस्ट चाइना सी पे। ईस्ट चाइना सी में तुमको पता है कहानी क्या हुई है? यूएन क्लोज, दोनों के बीच में टेरिटरीज की लड़ाई। ईस्ट चाइना पानी के लिए कोई लड़ता है क्या? ना। पानी के नीचे तेल है, उसके लिए लड़ाई है सर। The world is fighting not for water, not for money. The world is fighting for energy security. है ना? अब उन्होंने चाइना ने क्या किया? ईस्ट चाइना सी में उनकी टेरिटरी खत्म हो जा रही थी, तेल वहां पे था जहाँ टेरिटरी खत्म हो रही है। तो ये भाई साहब 4 कदम आगे बढ़ गए, रेत गिट्टी बालू लेके आए, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया। बोला आप देखो, यहां से देखो वहां तक आर्टिफिशियल आइलैंड्स कंस्ट्रक्ट कर दिया चाइना ने। जापान ने बोला ज्यादा बदतमीजी हो रही है तुम्हारी, कुछ ज्यादा ही बदतमीजी हो रही है। तो इन्होंने स्प्रैटली आइलैंड्स के बगल में अपने आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जहां तेल है उसके ऊपर तुमने मिट्टी डाल दी, और वहां का जो मछलियां थी वो बेचारी दफन हो गई, पानी के अंदर भी दफन हो गई। इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो ये एक एंगेजमेंट वहां करते, दूसरा एंगेजमेंट इनका श्रीलंका में चलता है। जापान भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका पे। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है सोचो। जापान क्यों इन्वेस्ट कर रहा होगा श्रीलंका पे? ट्रांजिट हब, ट्रेड रूट के बीच में पड़ता है। चाइना भी इसीलिए कर रहा है। तो चाइना ने बोला कि हम एक काम करते हैं, देखो इस साइड से तो हमको कोई आने नहीं देता है, स्टेट ऑफ मलक्का पे तो इंडिया अपनी अंडमान निकोबार के बाद अपनी नेवी खड़ा कर देता है। बेटा बताओ कैसे जाओगे? 2017 में इंडिया ने यही किया था, जब अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अटैक किया था डोकलाम में, तो इंडिया ने अपनी नेवी लगा दी थी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस बातचीत करती थी, फोन लगाती थी, मंत्रालय मंत्रालय की बातचीत चल रही है। यहाँ पे जैसे ही अग्रेसिव एक्शन कोई लेता है, गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड सपोर्ट कर देती है और नेवी को। जो करते बने करो, बढ़ने नहीं चाहिए वो आगे। अगर ये सपोर्ट नहीं करती तो आज एलएसी हम खो चुके थे। मिलिट्री को फ्री हैंड नहीं देती थी गवर्नमेंट, उनके ऊपर एक्शंस ले लेते थे। इस मिलिट्री ने, इस डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहली बार हमारी आर्मी को खुला छोड़ रखा है। बॉर्डर सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव फुल फ्रीडम, फुल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बातचीत तो हम करते ही रहेंगे, स्पॉट पे एक्शन आप ही लोगे। तो स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कर दिया, तो चाइना को पता चल गया कि बाबा अपनी दाल तो नहीं गलने वाली इनके सामने। तो चाइना ने अपना क्या किया था, पहले ही चाइना ने ये एकदम क्या तो बोल्ड मूव ले लिया था। ये गुजरात के पास, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे एक पोर्ट है, इसका नाम है ग्वादर पोर्ट। चाइना ने बोला चाइना से डायरेक्टली हम एक रास्ता बना देंगे ग्वादर पोर्ट पे। बस प्रॉब्लम यह है कि ये जो रास्ते का कुछ हिस्सा है, ये हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है। जो रास्ता है ग्वादर पोर्ट टू, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सीपैक हमारे पीओके से होके जाता है। तो चाइना ने बोला इतना घूम के जाने से अच्छा डायरेक्ट पाकिस्तान को खरीद लो। पाकिस्तान के इस प्रांत में कुछ लोग रहते हैं जिनको कहते हैं बलोची। बलूचिस्तान पाकिस्तान से वैसे ही आजादी की लड़ाई लड़ रहा है जैसे कश्मीर भारत से एक तरह से की आजादी की कोशिश कर रहा है। तो वो पाकिस्तानी कश्मीरियों की मदद करते हैं, हम बलोचियों की मदद कर देते हैं, क्योंकि ये गुजरात के बगल में है, मोटा भाइयों के बगल में है, और इनका पुराना इतिहास गवाह है कि ट्रेड बहुत अच्छा था इनका। तो इसमें बलोचियों ने क्या किया, चाइना पाकिस्तान से, चाइना के कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, बलोचियों ने वहां के वर्कर्स को मार दिया, चीनियों को भगाओ यहाँ से। 7-8 वर्कर्स को मार दिया, चाइना ने पूरा इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया, उल्टा कंपेंसेशन मांगा और फाइन लगा दिया पाकिस्तान पे। अब वो पैसा जो इन्वेस्ट किया उसका डबल हो गया एक तरीके से, जो पाकिस्तान को पे बैक करना है। अब क्या करेगा पे बैक करने के लिए? किसी कंट्रीज की मदद लेगा। भारत एक ढेला देने नहीं वाला, क्योंकि भारत बोलता है दिस इज व्हाट यू इनवाइटेड, यू आर अ मैन ऑफ योर ओन मेकिंग। भाई तुम आज उधारी ले रहे हो तो तुम सोच के ले रहे हो ना कि चुकाना पड़ेगा।
ये थोड़ी है कि उधारी लेके शहर बदल दोगे। होते हैं ऐसे लोग वैसे। बी वेयर ऑफ सच पीपल। उधारी लेके रास्ता बदल लिया। पाकिस्तान के पास मौका भी नहीं है वो चीज। पाकिस्तान सिर्फ सरकार बदल सकता है। तो अभी जो शरीफ जी आए हैं वहां पे, इनकी हरकतें शराफत वाली है नहीं। इनको इनको जवाब मिलेगा। लेकिन अभी चाइना ने क्या किया, चाइना को अपना सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। चाइना ने बोला देखो इसको अभी डालो ग्रे लिस्ट में, समय दो करेगा। अब चाइना प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान पे टेरर कंट्रोल करने के लिए। अल्टीमेटली किसका फायदा है, हमारा। हम पाकिस्तान के पीछे पड़े आतंकवाद हटाने में, अब हमने चाइना को एक तरीके से मजबूर कर दिया कि अब तुमको पैसा चाहिए तुम हटवाओ। तुम समझो कितना, इट्स लाइक तुम खड़े हो और तुम्हारे चारों तरफ से कितनी रस्सियां पकड़ रखी हैं तुमने एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए। समझ पा रहे हो ना, इंटरनेशनल डायनेमिक्स ऐसे ही चलता है। एफएटीएफ भी ऐसे ही काम कर रहा है, और इंडिया इज अ वेरी वेरी मेजर वॉइस फ्रॉम द साउथ एशियन रीजन। तो इसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रिटेन किया। और भी देश हैं डाल रखे, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डाल रखा है, मोरक्को डाल रखा है, अल्बानिया डाल रखा है। अल्बानिया है ना शायद, वील हैव टू चेक। हाँ, इट्स म्यांमार आल्सो इज देयर। एंड इट्स येमेन, है ना। तो जो भी है आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। द सेकेंड लिस्ट दैट इट हैज, द सेकेंड लिस्ट इसमें जो है, उस लिस्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्ट। बट ब्लैक लिस्ट का ऑफिशियल नाम है नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज। ये नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज जो हैं, इनको पहले ग्रे लिस्ट में डाला था। इनको समय दिया, तरीके बताए, इन्होंने एक्शंस नहीं लिए, तब इनको काली लिस्ट में डाल दिया गया। ये ब्लैक लिस्ट, हम इसको ए ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ये सन 2000 से हम पब्लिश कर रहे हैं, सिंस 2000। यस मैम। और इसमें सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे जो लिखा है यमन, म्यांमार, देखो म्यांमार को भी अराउंड अराउंड 2016 और 18 में ही ऐड किया गया है। बिकॉज म्यांमार एक तरीके से तुम कह लो कि ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट करता है जो चाइनीज गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा एक्टिव एजेंट्स हैं। और उसके साथ म्यांमार इन्फ्लुएंस इंडिया पे नहीं डालता है। म्यांमार नीचे के एशियन कंट्रीज जो हैं उन पे प्रेशर बनाता है। एशियन कंट्रीज को अगर डीप में तुम पढ़ोगे, म्यांमार एशियन का पार्ट है। एशियन कंट्रीज में दो कंट्रीज हैं, लाओस और कंबोडिया, जो प्रो चाइनीज हैं। तो म्यांमार 9 डैश लाइन को चेंज करने के लिए इन कंट्रीज में पॉलिटिकल अटैक्स कराता है, ये सब कराता है, मर्सनरीज ट्रेन करता है। इसीलिए म्यांमार को डाल रखा है उसमें भी, एफएटीएफ में। समझ पा रहे हो। यूएई तो अभी तुम्हें पता चला, एक 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 बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो कि बीजेपी में 8 साल से काम कर रहा था। उसके फॉरेन अकाउंट्स हैं सीरिया में, यूएई में, यमन में, लेबनान में, पाकिस्तान में। और उस अकाउंट्स में डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। और उसकी अमित शाह के साथ फोटो है। महुआ मोइत्रा का नाम सुना है। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये तक एलिगेशन लगा दिया है कि बीजेपी ही आतंकवाद प्रमोट कराता है ताकि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी फैला सके। So we don't know that the investigation is still on. FATF is not an investigating body. It's a overwatch. नजर रखती है बस, इन्वेस्टिगेट नहीं करती। इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट। रिपोर्ट किसको करेगा, FATF को। ठीक है। इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। ईरान इज जस्ट अ मिसअंडरस्टूड कंट्री। तुम एक बात बताओ, तुम किसी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डालोगे, तुम किसी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को मार डालोगे, वो कंट्री तुमसे दोस्ती करेगी, तुमसे डरेगी, बदला लेगी तुमसे। ईरान के साथ वही होता है। यूएसए इनको न्यूक्लियर पावरफुल बनने ही नहीं चाहता। क्यों,
ये सीधा अटैक पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ही करेंगे, ऐसा उसको लगता है। और ईरान क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है? उसको लगता है कि अगर वो न्यूक्लियर शक्ति नहीं बना तो वो उसका भी हाल वही हो जाएगा जो इराक का इन्होंने किया था। विचारधाराओं की लड़ाई है सर। अभी ईरान का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ बड़ा मतभेद चल रहा है, तुम्हें पता है ये बात? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है ईरान से, देखो तुम्हारे जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां पे सीसीटीवी हम लगा रहे हैं, उनका मेमोरी कार्ड हम चेंज करेंगे और उनका मेमोरी कार्ड उठा के हम लेके जाएंगे। ईरान बोलता है काहे भैया? वो कहता है नजर रखनी है वहां तुम क्या लाते हो, क्या बनाते हो, क्या पकाते हो, वी वांट टू नो। ईरान कहता है ना कर पाओगे ये सब। तो आईएई ने पूछा क्यों? कहता है अमेरिका को समझाओ पहले। आईएई ने पूछा क्या? कहता है सैंक्शंस लगा दिए मेरे ऊपर, मेरे से कोई व्यापार नहीं कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट ट्रेडिंग विथ मी, व्हाई? रिमूव द सैंक्शंस। ऐसे में इंडिया और रशिया पीछे खड़े हैं ईरान के, बोलते सुनो रास्ता बनाते हैं। तो वो रास्ते का नाम क्या है? INSTC कॉरिडोर। बोले जरूरत ही नहीं है तुमको यूरोप की, अजरबैजान ले लो, आर्मेनिया ले लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब ले लो। इन सब को जोड़ के एक रास्ता बनाते हैं सीधे रशिया के साथ, झक मार के आएंगे तुम्हारे पीछे जब तुम एक हाईवे बना दोगे। यूरोपियन कंट्रीज को अभी भी घूम के मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, रेड सी होते हुए यहाँ आना पड़ता है ना। ये INSTC कॉरिडोर डायरेक्ट एग्जिट है उनके लिए सीधे इंडियन ओशन में। तुम यहाँ पे चाबहार, अफगान, ईरान के पास एक पोर्ट है, ये हमने ग्वादर पोर्ट जहाँ बनाया था उसके बगल में ईरान है। ईरान के पास एक दो पोर्ट है, एक बंदर अब्बास, दूसरा चाबहार। चाबहार पोर्ट में तुम खड़े हो, तुम्हारे सामने पूरा हिंद महासागर है, तुम फैल के इधर इंडिया चले जाओ, घूम के उधर अफ्रीका चले जाओ। ऐसा रास्ता अगर बना दिया, ये प्रपोज किसने किया? इंडिया, रशिया, ईरान ने। अगर ये सब बन गया तो आप समझिए INSTC विल बी द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन ईस्टर्न पावर्स एंड द वेस्टर्न पावर्स। उसको डिजाइन ही ऐसे कर रहे हैं ये लोग, गिनती के उन्हीं 13 देशों के बीच में से जा रहा है जो कि अभी मिक्स में है कि हम यूरोपियन इकोनॉमीज को सपोर्ट करें कि हम एशिया को सपोर्ट करें। और एशिया में सिर्फ 3 ही ताकतें हैं जो ताकतें कही जा सकती हैं, वो है चाइना, इंडिया और ईरान। ठीक है, रशिया हमेशा से यूरोप का पार्ट बनना चाहता है, तुम लोग अभी मिसकंसेप्शन में जी रहे हो। रशिया एशिया में जोग्राफिकली है, दिल और दिमाग उसने क्वीन को दे रखा है।